हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम, उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। यानी कि ये चौथा लेक्चर होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो थोड़ा लंबा है और इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, तो ये जो चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा। इससे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं उस चीज़ को। और आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। यानी कि जो वैदिक काल था, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। जैसा कि आज की शिक्षा व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग स्कूल में जाकर के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। टीचर लोग आते हैं, शिक्षक क्या है, अध्यापक लोग आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो क्या उस समय भी, यानी कि जो वैदिक काल, यानी कि आज से 1500 साल या फिर 1000 साल पहले, क्या ऐसे ही स्कूल खुलते थे और लोग डेली झोला लेकर के, बैग लेकर के, सूट बूट पहन करके जाते थे साइकिल से, या फिर लोग उस समय के जो लोग थे वो कैसे शिक्षा प्राप्त करते थे, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि वैदिक काल में, अब वैदिक काल कहने का मतलब आप लोगों को क्या समझना है, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जब भी वैदिक काल बोले तो आपको ये समझना है कि आज से 1500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है ना। तो क्या करें यहाँ पे कि आज से 3500 साल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 3500 साल पहले की बात हो रही है। आज से 3500 साल पहले की बात हो रही है। और अगर बोले तो 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है ना। तो क्या कराएंगे यहाँ पे कि वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। यानी कि गुरु जी, बोर्ड ऐसा नहीं था, ब्लैक बोर्ड था या फिर कुछ भी, व्हाइट बोर्ड था और मार्कर और पेन उठाए और गुरुजी बताने लगे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था। उस समय के जो गुरुजी थे वो कैसी शिक्षा देते थे, मौखिक रूप से देते थे। यानी कि लोगों को मुंह से बताते थे और समझाते थे, और शिष्य लोग ऐसे बैठ करके क्या करते थे, सुनते थे। अब क्या करें कि जो शिक्षार्थी का मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा लेने वाले थे, यानी कि जो स्टूडेंट थे, से वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। यानी कि इन लोगों को किस चीज़ की पढ़ाई की जाती थी, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और क्या है, साइंस और क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स का पढ़ाई नहीं होता था। उस समय किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, वेदों की पढ़ाई होती थी। किस चीज़ की होती थी, वेदों की। यानी कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। यानी कि इन्हीं सब वेदों, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी। और गुरु जी क्या करवाते थे, तो जो स्टूडेंट आते थे ना, उनको वेदों का मूल जो पाठ होता था ना, उसको कंठस्थ करवाया जाता था। यानी कि सोच के देखिए कि ना पेन है ना आपको पेन मिलेगा, ना कॉपी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको जितने भी मंत्र हैं, वेदों के जितने भी मंत्र हैं, उनको कंठस्थ करना है। यानी कि उसी क्लास में बैठ करके आपको याद करना है। कंठस्थ करने का मतलब क्या हुआ, याद करना। तो गुरु जी यहाँ पे बैठ करके इनको बताते थे और याद करवाते थे। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि वेदों के साथ साथ इनको और किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी, गणित और व्याकरण की। व्याकरण में क्या है, जैसे संस्कृत व्याकरण हो गया, तो संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी, जिससे ये लोग वेदों को समझ सके और शुद्ध संस्कृत बोल सके। इसके लिए गणित और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। सोच के देखिए कि अपने घर से दूर जंगल में जो गुरु ऋषि मुनियों का आश्रम होता था, और वहाँ पे जा करके ये लोग क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और वो भी कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक लगातार जा करके अपने गुरु की कुटिया में रह करके लोग क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। और गुरु शिष्य से जो परंपरा था उसका एक झलक देखते हैं। उसके लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक स्टोरी, एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। तो क्या करा है कि आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले की बात है कि भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। यानी कि आज आप लोग बैग में क्या है, अपना पुस्तक सामग्री अपना रखते हैं, साइकिल पे बैठते हैं और चल देते हैं स्कूल। तो ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। यानी कि आज से हजारों साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी कि गुरु की जो कुटिया होती थी, वहीं पे
जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते थे और वहीं पे रह करके, यानी कि घर नहीं आना है, वहीं पे गुरु जी के साथ ही रहना है, गुरु जी की सेवा करना है, गुरु जी जो भी कार्य करेंगे उसमें हाथ बटाना है और उनसे क्या प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। आश्रम वनों में होते थे और जो गुरु जी का आश्रम होता था वो कहाँ पे होता था, वन में होता था। ऋषि मुनि शिष्यों को शिक्षा देते थे। ऐसा ही एक आश्रम अमोद धौम्य ऋषि का था। किनका था? एक ऐसा था, एक ऋषि जी थे, यानी कि एक ऋषि मुनि थे जिनका क्या नाम था, अमोद धौम्य नाम था। क्या नाम था इनका? अमोद धौम्य ऋषि नाम था इनका। और इनका एक आश्रम था जो जिसमें ये लोग क्या करते थे, अपने शिष्यों को, जो ऋषि मुनि हैं अमोद धौम्य जी, ये क्या करते थे, अपने शिष्यों की शिक्षा देते थे। अब क्या होता है यहाँ पे, इसकी एक बार की बात है कि यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यानी कि जो अमोद धौम्य ऋषि थे वो शिक्षा देने के लिए, यानी कि इनका जो आश्रम था वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था कि ये ऋषि मुनि जो है, धौम्य ऋषि हैं, ये बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, तो ये प्रसिद्ध था। और विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। यानी कि जो धौम्य ऋषि जी का आश्रम है, ऋषि मुनि जी का जो आश्रम है, वहाँ पे विद्यार्थी रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। वे गुरु जी के घरों का काम भी करते थे। जैसा कि हमने बताया कि जैसे लकड़ी जंगलों से जा करके क्या लाना, लकड़ी लाना हो गया, या फिर फसलों की जैसे कोई छोटा मोटा पेड़ पौधा लगाना है तो वो भी लगाते थे। अब क्या होता है कि आमोद धौम्य के पास धान का एक खेत था। यानी कि जो ऋषि मुनि थे, धौम्य ऋषि जो थे, इनका क्या था, एक धान का खेत था। इसी उपज से आश्रम का काम चलता था। यानी कि जो धान की उपज होती थी, इसी से जो शिष्य हो गए, गुरु जी हो गए, गुरु माता हो गई, उनका काम चलता था। यानी कि भोजन का जो व्यवस्था था इसी धान के खेत से प्राप्त होता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि, और ये जो जितने भी लोगों का ये जो शिष्यों का ग्रुप है, इन्हीं में से एक शिष्य का क्या नाम था, आरुणि। क्या नाम था? आरुणि उस शिष्य का नाम था। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी आती थी। यानी कि सब लोग ऐसा डिसाइड कर दिया गया कि भाई एक दिन तुम जाओगे, यानी कि एक दिन धान की खेत में रखवाली करने के लिए, देखरेख करने के लिए तुम जाओगे, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन ये जाएगा, एक दिन ये जाएगा। इसी तरीके से ये जितने भी शिष्य हैं ना, ये बारी बारी से धान के खेतों में जाकर के उसकी रखवाली देखरेख करते थे। तो एक बार की बात है कि अगली बारी जो आती है वो किसकी आती है, आरुणि की आती है। किसकी आती है? आरुणि की आती है। और उस दिन सोच के देखिए, संयोग था कि उस दिन वर्षा हो रही थी। क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी। अब गुरु जी ने आरुणि से कहा, यानी कि जो इनका जो शिष्य था, इसको यानी कि जो आरुणि है उसको गुरु जी क्या बोलते हैं कि वत्स, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। यानी कि जो जाकर के देखो कि जो धान का खेत है उसका जो आड़ी है, क्या बोलते हैं, आड़ी या फिर मेड़ बोलते हैं, तो मेड़ न तोड़ दे। आरुणि खेत पर पहुंचा। आरुणि जैसा गुरु जी ने उसको बोले तो ये कहाँ पे जाता है कि धान के खेत पे जाता है, और देखता क्या है कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। रिसने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे बह रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की, फिर भी मेड़ की दरार चौड़ी होती चली गई। यानी कि वो जितना रोकने की कोशिश करता है उतना ही पानी खेत से निकलने लगता है। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। अब देखा कि भाई जितने भी कंकड़ पत्थर हैं, जितनी भी मिट्टी है, अगर डाल देते हैं फिर भी पानी नहीं रुक रहा है, तो इसने क्या कहा कि पानी को रोकने के लिए कि धान का फसल अच्छे तरीके से हो, इसलिए उसने पानी को रोकने के लिए क्या कर दिया कि जो मेड़ टूट गया था, पानी निकल रहा था, उसी मेड़ पे लेट जाता है। यानी लेट करके पानी को रोकने की कोशिश करता है। खेत में पानी से खेत से पानी निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि वो जो मेड़ टूट गया था, पानी रिस रहा था, वो पानी निकलना अब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आरुणि है ना, वो मेड़ पे क्या कर गया, लेट गया। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। यानी कि अब इसको ठंड लगने लगा। जाहिर सी बात है, एक तो बारिश हो रही, ऊपर से पानी निकल रहा है, पानी में लेटा हुआ है। अब क्या होता है कि उसके बाद रात हो जाती है। यानी कि एक तो शाम से गया, अब क्या हो गया, रात हो गया। आरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी क्या हो गए, व्याकुल हो उठे। गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते खेत पर पहुंचते हैं कि ये तो गजीब हाल है भाई, कहाँ चला गया है आरुणि को ढूंढने लगते हैं कि गया था खेत देखने और अभी तक आया नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये गुरुजी अपने 4-5 शिष्यों को बोले कि चलो देखते हैं आरुणि गया कहाँ पे है। अब ये जा करके देखते तो घोर अंधेरा था। अब आरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। अब बोले कि ये कहाँ चला गया। वे जोर जोर से चिल्लाएं, बेटा आरुणि आरुणि।
अब क्या है कि आरुनी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोला, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी वहाँ पहुँचे। अब गुरुजी क्या देखते हैं कि आरुनी को देखा कि देख के अचंभे में हो गए। अरे कहा कि आरुनी ये क्या कर दिया। उसने बोला कि आरुनी को उठाया और सीने से लगाया, यानी कि जो गुरुजी थे वो बोले उठाया उसको कि अरे तू लेट के क्या कर रहा है, और इसको सीने से लगाया। ऐसा था गुरु और शिष्य का क्या था, ऐसा था गुरु और शिष्य की भक्ति। बड़ा होकर यही आरुनी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना। तो सोच के देखिए कि गुरु जी के जो फसल है उसको नुकसान ना हो, इसके लिए जो आरुनी उनका जो शिष्य है वो सोच के देखो कि गुरु जी की फसल को बचाने के लिए लेट जाता है रात भर। अब क्या करें यहाँ पे कि यही जो आरुनी है ना वो बड़ा होकर वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सोच के देखो, इसीलिए कहा जाता है कि जो गुरु है, जो टीचर है, उनका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है? इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती है। तो एक बस्ती है, बस्ती था, है नहीं, बस्ती था जिसका क्या नाम था? इनाम गांव। और ये कौन सी बस्ती है? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण कहने का मतलब है, ताम्रपाषाण बोले तो क्या मतलब है? ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा, और पाषाण मतलब पत्थर। यानी कि ये जो बस्ती है इनाम गांव, ये उस समय की बात है जब तांबा और पाषाण यानी कि तांबे के औजार और पत्थरों के औजार दोनों प्रचलन में थे। उसी समय की ये जो बस्ती है जिसका क्या नाम है? इनाम गांव। अब इसके बारे में जानते हैं, कुछ खास बातें बताई गई हैं यहाँ की, इसको जान लेते हैं। तो क्या करें कि जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। यानी कि उत्तर भारत में जिस समय वेदों की रचना हो रही थी, ठीक उसी समय पश्चिमी भारत में क्या हो रहा था? एक अलग तरीके की संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गाँव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। यानी कि इनाम गांव किस राज्य में है? तो याद रखना है आपको कि इनाम गांव जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र मतलब जिसकी राजधानी कौन है? मुंबई। तो क्या करें यहाँ पे कि महाराष्ट्र राज्य में है कौन? इनाम गांव। और ये कैसी बस्ती थी? तो ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब समझाया अभी। इस जगह पर 3600 से लेकर के 3700 साल यानी कि 1600 से 700 ईसा पूर्व पहले लोग रहते थे। अब यहाँ पे दो बातें आई है। एक तो 3600 से 2700 बात आई कि आज से 3600 से 2700 साल पहले की बात है, या फिर अगर ईसा पूर्व में देखें तो ये 1600 और 700 की बात हो रही है। तो ये 3600 कैसे आ गया? तो आज से बोला जा रहा है ना कि आज से 3600, तो आज से 3600 कैसे हुआ? मतलब अगर ये 1600 ईसा पूर्व की बात हो रही है तो आज से 3600 साल नहीं हुआ। जैसे आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2021। तो ये 2000 और ये 1600 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 3600 होगा ना। यानी कि आज से 3600 साल पहले, या फिर अगर ईसा पूर्व में देखें तो 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व पहले ये विकसित हुए थे। और पहले यहाँ पे लोग रहते थे जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। और क्या करें कि इस पुरा स्थल की खोदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये जो इनाम गांव की जब खुदाई हो रही थी, जब इसको खोदा जा रहा था, तो यहाँ से क्या मिला है कि तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं पत्थरों के साथ साथ। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे जिसकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकारियाँ होती थी। ठीक है ना, आकृतियाँ होती थी। और यहाँ पे इनाम गांव के जो लोग थे ना, वो जौ, गेहूँ, मटर, मसूर, धान एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि का ये लोग पशुपालन करते थे। और खुदाई में इन पशु की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। अब कटे हुए हड्डी मिलेगा तो खाने का कैसे बताएं? तो अब उनको काट करके ही खाते होंगे ना, तो जब कटेगा तो हड्डियां भी कट जाती होंगी। तो इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जाता है इन कटे हड्डियों से कि लोग क्या करते थे, उन जानवरों को खाते भी थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे बड़ा रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था और यह मकान बस्ती के बीचों बीच बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बने बर्तनों के साथ दफनाया जाता था।
जिन्हें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतकों के साथ औजार, हथियार एवं गहने भी खुदाई में मिले हैं। तो सोच के देखिए, इन लोगों का अजीब ही विचित्र ही तरीके का विश्वास था कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु जब होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए। यानी कि वो जिस यात्रा पे जाएगा उस यात्रा पे उसको भूखा न रहना पड़े, उसको मतलब सोच के देखिए, ये गहने भी ये लोग देते थे और मिट्टी के बने और साथ ही साथ हथियार और औजार ये भी देते कि ले मारा मारी करना होगा तो ये भी करना। सोच के देखिए अजीब। और ये जो विश्वास है ना वो आज भी प्रचलित है। आज भी अगर देखिएगा किसी की मृत्यु हो जाती है तो साथ ही साथ उसको खाने के लिए तो ये तो है ही है, साथ ही साथ गहने भी दिए जाते हैं। तो बहुत से चले आ रही ये जो प्रथाएं हैं, ये जो प्रचलन है वो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन आंसर है इन सभी का नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जो कोई भी अगर आपको मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।